नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। हफ्ते का आखिरी दिन आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज़ दैट यू कैन यूज एंड न्यूज़ दैट यू शुड एंड ऑट टू यूज, क्योंकि ये आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ अरविंदो चक्रवर्ती हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं। और अनिल, बड़े दिनों से एक उलझन भरी स्थिति आज साफ होती दिखी है। आम आदमी से जुड़ी खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज पर छापी है। सेंटर रेडी टू वेव इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ड्यूरिंग मॉरेटोरियम, benefit available to individuals, MSMEs with loans up to 2 crore। जी हाँ। तो जो आपने EMI नहीं दी थी ना, उसमें एक पेज था कि भाई चलिए EMI नहीं दी, पर EMI पर आप ब्याज तो देते ही हैं, उसमें ब्याज एक कंपोनेंट है, एक मूलधन है। लेकिन आपने फर्ज कीजिए 6 महीने ये EMI नहीं दी तो ब्याज पर ब्याज भी देना पड़ रहा था, ऐसा बैंक मांग कर रहे थे। लेकिन अब केंद्र ने ये साफ कर दिया। थोड़ी ये खबर समझाइए पूरे तरीके से अनिल। जैसे आपने बताया अभी कि EMI पे क्या होता था कि आपका EMI एक्चुअली टोटल आपका, अगर आपने लोन लिया 11% पे, सोच लीजिए कि आपने लोन लिया है, तो उसका टोटल जो है इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आप ऑनलाइन जाकर भी एक EMI कैलकुलेटर देख सकते हैं कि आप एक प्रिंसिपल अमाउंट थोड़ा सा और उसके साथ इंटरेस्ट जोड़कर वापस दे रहे हैं, तो आपका जो बाकी रकम है वो कम होता जा रहा है। तो इसको कैलकुलेट करके इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया जाता था, ताकि टोटल जो आप पे कर रहे हैं वो उतना ही आएगा। इसमें एक पार्ट होता है जो आप पैसे दे रहे हैं, जो आपने उधार दिया, और दूसरा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है। जैसे आपने बताया कि अगर 10,000 रुपए आपका EMI है और उसमें 3,000 रुपए इंटरेस्ट है, आपने अगर ये EMI नहीं दिया तो बाकी EMI का जो टोटल अमाउंट है वो बढ़ जाता, क्योंकि ये जो 3,000 है इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। आपने इस महीने नहीं दिया तो अगले महीने भी इस पर इंटरेस्ट लगेगा और वो जुड़ जाएगा, और जुड़ के अगर आपने 6 महीने तक नहीं दिया तो पूरा आपका EMI रीसेट होकर सारा EMI इक्वली डिवाइड होकर बढ़ जाएगा। खैर, इस पे अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आया। आप अगर टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट पढ़ेंगे या कोई भी रिपोर्ट पढ़ेंगे आज का, तो उसमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि इसको कैसे किया जाएगा, किस तरीके से दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि बस यहां पर कहा गया है सेंटर रेडी टू वेव इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। हाँ, मतलब ये तो पेच है अभी, ये नहीं कि जी माफ हो सवाल जाएगा उठाया ब्याज था। पर ब्याज। और कोर्ट ने ये सवाल, जैसे कि कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट है, अगर आप टोटल बैंक्स ने जितना लोन दे रखा है वो देखे तो 2 करोड़ तक जो लोन्स हैं, जैसे छोटे जो कारोबारी है, आप सोचेंगे 2 करोड़ का लोन जो लेता है वो छोटा कारोबारी कैसे हुआ, लेकिन हाँ, एक मशीन खरीदने में उतना पड़ जाता है। आप रेंट लेंगे, नहीं, अब तो MSME की डेफिनेशन भी बदल दी ना ऑनलाइन। हाँ, अब तो देश में 99% जो फैक्ट्रियां हैं, धंधे हैं, वो MSME की परिभाषा में आ जाते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसमें कहा गया कि 2 करोड़ तक आपने अगर लोन लिया है तो उस पे जो अगर आप वापस नहीं दे पा रहे हैं तो आपको जो डबल इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, इंटरेस्ट सूद पर भी सूद, वो आपको और नहीं देना पड़ेगा। ये सरकार ने कहा है, क्योंकि बैंकों का इससे उनका कैलकुलेशन है कि 5 से 6,000 करोड़ का लॉस है। ये जो मॉरेटोरियम पीरियड है उसमें अगर वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर पाए, क्योंकि आप बैंक की तरफ से देखिए तो बैंक का भी कहना है ना कि मुझे तो जितना पैसा आता वो मैं फिर से लोन पे दे सकता था। Exactly. और वो मैं लोन पे देता तो वो मेरा इनकम होता। तो वो भी कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपने पैसे वापस नहीं दिए तो मेरा लॉस है। तो 5 से 6,000 रुपए का उन्होंने कहा कि उनका लॉस है। तो लगता है कि ये सरकार कवर कर दी, किस तरीके से करेगी ये पता नहीं है। बैंकों को कैसे सीधा पैसे देगी या जो बॉन्ड वगैरह होता है वो इशू करके देगी, ये क्लियर नहीं है। लेकिन सरकार 5-6 हजार करोड़ का सरकार पर भार होगा इसका। हाँ, क्योंकि एक और कैलकुलेशन है जो है कि टोटल अगर मॉरेटोरियम सबके लिए माफ कर दिया, हाँ, तो फिर तो 10-15 हजार करोड़ से बड़ा। हाँ, तो वही 10-15 हजार करोड़ का लॉस होगा। और इस साथ में ये भी है कि इतने बड़े बड़े जो कंपनियां हैं जो लोन ले रहे हैं वो वापस शायद दे नहीं पा रहे, लेकिन उनके बुक्स में बहुत सारा कैश है। तो ऐसे समय में उनको भी इसको शेयर करना चाहिए। जो बड़े अमीर कंपनियां हैं
ये वेट शेयर करना चाहिए। सिर्फ बैंक क्यों करे या सिर्फ सरकार क्यों करे, क्योंकि बार बार बात यही होती है ना कि सरकार करती है तो अल्टीमेटली जो टैक्स पेयर है वही भरता है इसको, इस खर्चे को। और टैक्स पेयर में मैं तो हमारे जो दर्शक हैं उनको बार बार याद दिलाना चाहता हूं कि ये मत सोचिए जो इनकम टैक्स देते हैं वो टैक्स पेयर है, क्योंकि इनकम टैक्स टोटल सरकार, केंद्र सरकार का जो टैक्स जो लेती है उसका 24, 25, 26% होता है। बाकी कॉर्पोरेशन टैक्स होता है। कॉर्पोरेट टैक्स जो पैसा देता है वो आपके दाम में जोड़ के लगा ही देता है अल्टीमेटली। और जो आप जो जीएसटी देते हैं या पेट्रोल वगैरह पे जो टैक्स देते हैं वो टैक्स होता है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है या कॉर्पोरेट टैक्स मिलाकर जो आता है वो ज्यादा है, इनकम टैक्स बहुत कम है। ये मिडिल क्लास लोग सोचते हैं ना कि तुम हमारा फ्री का खा रहे हो, लेकिन आप समझिए कि 25% ही मिडिल क्लास टैक्स देता है। तो क्लियर नहीं है, लेकिन अच्छा, मैं कहूँगा एक अच्छा स्टेप है जो छोटे वो हैं कारोबारी हैं और आम आदमी के। एक और खबर, और ये कल मैंने 3 अच्छी खबरें बताई थी, उनका विश्लेषण किया था। उसमें हालांकि एक और पहलू ये था कि भाई नीति आयोग के लोग हैं, प्रधानमंत्री आर्थिक परिषद के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी हैंड होल्डिंग करने की ज़रूरत है, स्टिमुलस देने की ज़रूरत है, सरकार वो नहीं दे रही है। ये भी खबर थी। लेकिन उसी कड़ी में एक और अहम खबर बिजनेस स्टैंडर्ड ने फ्रंट पेज पर छापी है। एक्सपोर्ट्स ग्रो इन सितंबर फर्स्ट टाइम इन 7 मंथ्स। जी, तो जो हमारे निर्यात हैं वो बढ़ रहे हैं। कल मैंने बताया था ऑन इन दर्शकों को, परचेज मैनेजर्स इंडेक्स, जो मतलब औद्योगिक उत्पादन मोटा मोटा 8.5 साल के सबसे उछले स्तर पर 56.8%। जो हमारी जीएसटी कलेक्शन थी 4% का इजाफा, 6 महीने में सबसे ऊपर जीएसटी की कलेक्शन। कार्स की सेल भी पुश हो रही है। यहाँ पर एक्सपोर्ट ग्रोथ का बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने? मैं पीएमआई पर वापस आऊंगा, आपने पीएमआई वाली बात उठाई है, लेकिन मैं पहले एक्सपोर्ट वाली बात कहता हूं। एक्सपोर्ट बड़ा है, इससे अगर हम सोचे कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है या हमारा लॉकडाउन खुल गया है, सब कुछ वापस आ गया, मेरा कहना ये गलत है। क्योंकि आप अगर एक्सपोर्ट बढ़ता तब है जब बाकियों का लॉकडाउन खुला है, जो निर्यात कर रहे हैं, हमसे जो ले रहे हैं, है ना, हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो किसी का इंपोर्ट है, उनका जब लॉकडाउन खुलता है, जैसे हमारे यहाँ पे लॉकडाउन कब लगा, मार्च के एंड में लगा, लेकिन आप देखिए मार्च में हमारा जो एक्सपोर्ट था वो 1/3 गिर गया, 34% मार्च में हमारा गिरा था। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन बाकी देशों में था। आप ये भी देखिए कि जनवरी से मार्च अगर मैं लूं तो जनवरी 2018 से जनवरी 2019 में, जनवरी मार्च 2018 से जनवरी मार्च 2019, 3 महीने का अगर मैं कंपैरिजन करूं, इसमें 6.5% हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ था, जो खास नहीं है लेकिन बुरा नहीं। लेकिन इसी बीच 13% हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ गिर गया था इस साल, जबकि लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था। क्यों गिरा था? ये इसलिए गिरा था क्योंकि बाकी देशों में लॉकडाउन था। एक और चीज, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप 2018 में 100 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे थे, है ना, 2018 की बात कर रहा हूं मैं, 2019 2020 की बात नहीं कर रहा, 100 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे थे आप 2018 में, और वो गिरकर आपका 94 रुपए पे आ गया। ठीक है, अब 94 रुपए पे आपका 5 रुपए इजाफा हो गया तो वो 99 पे गया, लेकिन 2 साल में आप 1 रुपए फिर भी कम है। बिल्कुल सही, ये देखना जरूरी है, क्योंकि सितंबर 2019 में सितंबर 2018 की तुलना में 6.5% का एक्सपोर्ट गिरा था। यानी आज भी जो हम कह रहे हैं ना कि पिछले साल की तुलना में बढ़ा है, इसका मतलब लॉकडाउन का इंपैक्ट तो खत्म ही हो गया, पूरा ग्रोथ में आ गए। ये हम भूल रहे कि पिछले साल तो गिरा था, खराब था। पिछले साल 2018 के सितंबर में 27.9 बिलियन डॉलर्स का हमारा एक्सपोर्ट था, आज वो 27 बिलियन डॉलर पे आया है, यानी कि 2018 की तुलना में भी हम कम है। यही सिर्फ है कि लगता है ज्यादा है क्योंकि पिछले साल और भी खराब था, बुरा था सिचुएशन, यही है। दूसरी बात, एक और दिक्कत भी है। हाँ। देखिए, एक्सपोर्ट्स का बढ़ना पहली नजर में खुशखबरी दिखती है, लेकिन एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, हमारे इंपोर्ट्स गिर रहे हैं। बिल्कुल, करंट अकाउंट हमारा सरप्लस हो सकता है पर ट्रेड डेफिसिट की तरफ भी जा रहे हैं। मतलब हमारे देश में आर्थिक अर्थव्यवस्था, जो हमारा जो उत्पादन है वो तो इंपोर्ट्स पर बहुत हद तक निर्भर था। हमारी चक्की चल रही है क्या? हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है क्या? थोड़ा इसको समझाइए।
एक और चीज आप देखिए कि इंपोर्ट्स का शायद गिरना थोड़ा बहुत ऑयल के कारण भी हुआ होगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस इस साल क्रैश किया है पिछले साल की तुलना में। तो इंपोर्ट जब हम करते हैं ऑयल का वैल्यू इसमें बहुत बड़ा है, पर लगभग 20% हमारे इंपोर्ट्स गिरे हैं। 20% इंपोर्ट अगर मैं देखूं तो सितंबर में 20% गिरा है। ये गिरावट जो है ये मार्च से लेकर सबसे कम है, ये भी सही है। लेकिन इंपोर्ट हम करते हैं तभी क्योंकि इससे चीजें बनाए जाते हैं या लोग कंज्यूम करते हैं। ऑयल का हटा दीजिए तो फिर भी ये इंपोर्ट काफी हद तक गिरा है। ये भी एक साइन है कि हमारा इकोनॉमिक रिकवरी उतना खास नहीं है। दूसरी बात, तो जैसे कि अगर हम एक्सपोर्ट्स का भी कॉम्पोजिशन देखें कि क्या चीज एक्सपोर्ट हो रहा है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और फिर इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग गुड्स, ये एक्सपोर्ट हुए हैं, है ना। तो एक्सपोर्ट जो हो रहा है, बाकी देश खरीद रहे हैं जो इस वक्त वो खरीदते हैं दवाइयां। बाकी देशों में अगर रिकवरी आ रही है तो वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स आपसे खरीदेंगे। मजेदार ये बात है, आपको बताऊं कि मैंने देखा कि किसी ने स्टेटमेंट दिया है कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है क्योंकि लोग चीन से और खरीदना नहीं चाहते। चीन के तरफ लोगों का आक्रोश है ना। चीन का एक्सपोर्ट अगस्त का, ये सितंबर का डेटा उन्होंने अभी तक रिलीज नहीं किया, चीन का एक्सपोर्ट अगस्त का 1.5 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ था, 9.5%। उनका ग्रोथ सबसे ज्यादा था 1.5 साल में। अगर दुनिया के लोग चीन से नहीं खरीद रहे हैं तो उनका ग्रोथ कैसे हो रहा है। आप देखिए एक और चीज साथ में कि हमारा एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा ग्रोथ किस देश को हुआ है, चीन को। 21% चीन को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो सबसे ज्यादा इस बार बढ़ा है। तो ये जब आप अनपैक करते हैं ना चीज, कभी कभी होता है ना जी, आप का फ्लिपकार्ट या अमेज़न से सामान आता है, आप अनपैक करते हैं, अच्छा लगता है, अरे वाह आ गया है, टाइम पे आ गया, खोला अंदर आपने देखा कि वो सामान नहीं है जो आपने ऑर्डर नहीं किया। तुरंत आपके दिमाग में आता है कि जल्दी से जाके बोल। तो वही है, जब आप डेटा को अनपैक करते हैं ना, तब अंदर जो मिलता है वो बाहर से जो दिख रहा है वो नहीं है। संदीप जी, मैं आपको अगले हेडलाइन से आने से पहले आपने पीएमआई की बात, हाँ, पीएमआई की मैं कहने वाला समझना चाहिए। हाँ, एक चीज लोगों को समझना चाहिए कि पीएमआई एक मंथली डेटा होता है, मतलब है पिछले महीने के तुलना में आपका क्या फीलिंग हो रहा है। पिछले महीने में जो आपकी फीलिंग थी, अगर वो आपका बहुत नेगेटिव था, अगर इस साल थोड़ा सा रिकवरी आपका हुआ इस महीने में, तो आपका पीएमआई बहुत ऊपर जाएगा। अगर आप पीएमआई का कंपैरिजन करेंगे और बोलेंगे कि 8 साल पुराना पीएमआई के साथ, यही तो हेडलाइन थी सारे अखबारों की कल। ईयर ऑन ईयर बेसिस नहीं होता, ये समझाया ही नहीं, ये मंथ पिछले महीने के हिसाब से देखा जाता है, पिछले महीने के। और पीएमआई होता है कि परचेजिंग मैनेजर आपको क्या, ये मार्केट जो कलेक्ट करता है डेटा, वो कहते हैं कि आपका क्या फीलिंग है, आप कितना खरीद रहे हैं। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जो परचेज करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, वो कितना खरीद रहे हैं, उसका एक इंडेक्स है। उससे पता चलता है कि आपका सेंटिमेंट क्या है। तो ये सेंटिमेंट की बात है। इससे हेडलाइन जो आता है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एट 8 ईयर हाई, इसका कोई मतलब ही नहीं है। वो तो तब पता चलेगा जब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकल कर आएगा। बहुत सही समझाया आपने। ये देखिए दर्शकों, ये ऑनन ने बिल्कुल सरल भाषा में समझाया है। औद्योगिक उत्पादन की जब आप आंकड़े देखें या उसे समझने की कोशिश करें या कहें, देखिए आपको कोई बताए औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखिए, ये परचेज मैनेजर्स इंडेक्स मत देखिए, तो खरीदने वाले मैनेजर्स हैं, उनसे पूछा जाता है भाई इस बार कितनी खरीदी कर रहे हो, और इस बार हमने ज्यादा पता जरूर चलता है। हाँ संदीप जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बेकार है, नहीं, पर ये रियल इंडिकेशन नहीं दे पाता, ये रियल इंडिकेशन नहीं दे रहा, ये सेंटिमेंट बता रहा है कि लोगों का सेंटिमेंट। इसीलिए जब वो धराम से गिरता भी है, जब 50 से गिरकर 24 पे चला जाता है, इसका भी मतलब ये नहीं कि पूरा खत्म हो गया, ये है कि सेंटिमेंट खत्म है, इस वक्त हम कुछ नहीं कर रहे, बस यही है। तो पर यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है? देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मैंने इसीलिए कल की इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर थी जिसमें उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक काउंसिल, जो प्रधानमंत्री की आर्थिक परिषद है, जो नीति आयोग के लोग हैं, वहां पर वो कह रहे हैं कि भैया देखिए, फिस्कल स्टिमुलस देना पड़ेगा, लोगों की जेब में खर्च करने के लिए पैसा देना पड़ेगा, उसी के बाद प्राइवेट कंजम्पशन भी बढ़ेगी, वरना हम ऐसे ही फंसे रहेंगे। लेकिन इन्हीं इंडिकेटर्स जिनका हमने अभी तफसील से जिक्र किया है ऑनन, खबर है रिकवरी ड्यू टू टाइमली एक्शन। फाइनेंस मिनिस्ट्री अपनी पीठ थपथपा रही है, देखिए रिकवरी आ गई, और क्योंकि हमने सही समय पर
आर्थिक सुधार किए, हमने श्रम कानूनों में बदलाव कर दिए, हमने बैंकिंग रेगुलेशंस अच्छी की हैं, ये तमाम दावे यकायक फिर किए जाने लगते हैं। अभी 5 दिन पहले आप भी थे शो में, तो निर्मला सीतारमण का बयान आया था, रिकवरी इज पैची। अब ये है जी रिकवरी ड्यू टू टाइमली एक्शन, ये थोड़ा समझ से परे हो जाता है। ये एक्चुअली एक और चीज इस टाइम पे जो 3-4 महीने होते हैं ना, इसको अगर आप एक साल से दूसरे साल का कंपैरिजन करेंगे तो आपको हर वक्त एक प्रॉब्लम दिखेगा। मैं इसका थोड़ा सा दर्शकों को समझा देता हूं। जैसे पिछले साल जितना मुझे याद है, दिवाली आई थी शायद 27-28 अक्टूबर को। हाँ हाँ, यही तारीख थी, ऐसी कोई तारीख थी ना पिछले साल दिवाली। अब आप देखिए कि लोग खरीदते कब है, दशहरा से दिवाली है ना, दशहरा से शुरू होता है ये देना। जैसे हम लोग बंगाली जो हैं वो दुर्गा पूजा के टाइम थोड़ा बहुत खरीदते हैं, तो ये पीरियड जो है फेस्टिवल सीजन माना जाता है। दिवाली, धनतेरस, ये सारा दिवाली के बाद थोड़ा सा कंटिन्यू करता है फेस्टिवल सीजन। फेस्टिवल सीजन जो है हमारे देश में, ये बाकी जैसे अगर आप यूएस में देखें तो वो फेस्टिवल सीजन जो है वो उनका जो सारा थैंक्स गिविंग वगैरह, फिर आपका ये जो क्रिसमस आता है, न्यू ईयर आता है, वो हर साल सेम डेट होता है। तो आप दिसंबर से दिसंबर, जनवरी से जनवरी कंपेयर करेंगे हर साल, तो आपको उसी डेट का मिलेगा कि इस टाइम पे लोग इतना खरीद रहे थे। जब अब आप देखिए कि इस साल दिवाली होने वाला है, एक सेकंड में देखता हूं, 14 नवंबर 27 से 14 नवंबर, मतलब लगभग आप सोच लीजिए 17-18 दिन का डिफरेंस है। बिल्कुल है। तो अगर हम देखें कि सितंबर से स्टार्ट हो रहा है पूरा बाइंग सीजन पिछले साल, इस साल या अगस्त से शुरू हो रहा है जब सेल शुरू होते हैं, गाड़ियां डीलरशिप को दिया जाता है। अगर दशहरा आपका अक्टूबर के शुरू में हो रहा है, बीच में शुरू में हो रहा है, तो आपका गाड़ियों का सीजन अगस्त से शुरू हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पुश आउट करना पड़ेगा, पूरा 1 महीना रहेगा, लोग खरीदने लगेंगे। जब वो बाद में होगा तो आपका ग्रोथ सितंबर में दिखेगा या अगस्त के एंड में दिखेगा। तो आप जब पिछले अगस्त का इस अगस्त से कंपेयर करेंगे आपको लगेगा गिर गया है, और जब आप सितंबर टू सितंबर कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा बढ़ गया है। वही आपको अक्टूबर में भी दिखेगा, क्योंकि ये जो लैग है ना, तो बहुत ही वैलिड पॉइंट है। अब एक आखिरी खबर, बड़ी दिलचस्प खबर है ये ऑनन, हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट बचा है, और इकोनॉमिक टाइम्स ने ये फ्रंट पेज पर फ्लायर है ये इनका, ट्रंप टेस्ट पॉजिटिव, यूएस मार्केट्स टर्न जिटरी। बिल्कुल। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, चुनावी मौसम भी चल रहा है, जो बाइडेन के साथ अभी उनका डिबेट भी हुआ था, वहां पर ये परंपरा है आमने सामने, और काफी मतलब वो भारत वाले अगर सही मायने में उसको थोड़ा फॉलो करें, ढंग से बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, कहेंगे कि ये सबसे ताकतवर देश में ऐसी भी डिबेट होती है। वो कमाल की डिबेट थी अपने आप में। पर ट्रंप टेस्ट पॉजिटिव एंड द मार्केट्स टर्न जिटरी, इसको समझाइए। लेकिन ये मुझे लगता है कि इसका कारण ये है कि जब कोई यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट बेसिकली वो अगर आउट ऑफ एक्शन हो जाए इस टाइम पे, है ना, कोविड के बीच में, तो ये वाइस प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाता है सत्ता। बट इन एनी केस ही इज अ लेम डक प्रेसिडेंट ना नाउ। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी डे टू डे एक्शन तो ले ही सकते हैं ना। तो जैसे कि अगर आपका सारा काम अगर खत्म भी हो गया, जैसे आप अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन डे टू डे इंटरैक्शन, डे टू डे डिसीजन आपको लेना पड़ता है। अब वाइस प्रेसिडेंट में अगर कॉन्फिडेंस हो मार्केट्स का तो ठीक है, अब अगर नहीं हो कि क्या वो ले पाएंगे। एक और डर होता है कि अगर ट्रंप जैसे एक पावरफुल प्रेसिडेंट गेम से निकल जाए तो क्या असमंजस हो सकता है, वहां पे क्या सिचुएशन हो सकता है। तो रिएक्शन होता है कि भैया बेच दो, पता नहीं क्या होगा। तो 1-2 दिन का ऐसा इम्पैक्ट होता है, बाद में क्या होगा मुझे पता नहीं है। और लोगों को शायद ये भी डर होगा कि अगर ट्रंप को हो गया है तो फिर इसका मतलब ये कोविड और भी चलेगा। ये भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है ना। काउबॉय भी तो बने घूम रहे थे ना, ट्रंप तो पब्लिक गैदरिंग्स में भी बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई दिए थे। इस मामले में बहुत ट्रोल भी हुए हैं, बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है। वो कोई मॉडल, रोल मॉडल बनकर नहीं आए। एज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड, वो किसी के लिए मिसाल कायम नहीं कर पाए हैं कि कोविड में क्या बिहेवियर होना चाहिए। और एक वो उनको कहा गया था भाभी जी पापड़ खा लीजिए, लेकिन उन्होंने खाया नहीं था।
ये भी प्रॉब्लम था। ये भाभी जी पापड़ खा खा के हमारे सांसद भी, संसद का सत्र भी 7-8 दिन छोटा करना पड़ा। तो ये भाभी जी के पापड़ और ये खामखा की जो बातें हैं उस पर कतई ध्यान मत दीजिए। डॉक्टरों की सलाह लीजिए, मास्क ज़रूर पहनिए, कहीं भी कोई हल्का सा भी लक्षण हो तो अपने आप को टेस्ट ज़रूर कराइए। एंटीजन टेस्ट मत कराइएगा, RT-PCR ज़रूर कराइए। गलत तो नहीं कह रहा ऑर्नन? बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब जितना मैं जानता हूँ, मैं डॉक्टर हाँ, नहीं मैं भी डॉक्टर लेकिन नहीं हूँ। मैंने भी वही पर पढ़ा है डॉक्टरों ने जो बताया है मैं वही सलाह देना चाहूंगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की खबरों को आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में समझाने के लिए। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।